अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता रहा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। ये दुनिया की वो बेवकूफ़ तरीन कौम है जो भीख मिलने पे, कर्जा मिलने पे खुश हो रही है। सऊदी अरब ने $2 बिलियन भेज दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। यूनाइटेड अरब इमारात ने $1 बिलियन भेज दिया और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी अप्रूव कर लिया $3 बिलियन का जो कर्जा था, उसमें से $1.2 बिलियन भेज दिए। 4.2 बिलियन पाकिस्तान के नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जमा हो गया। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो टोटल पहुंच गया 9.83 बिलियन के ऊपर। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9.83 बिलियन रुपया है, डॉलर है, कर्जा वर्जा सारा। जबकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हैं, तो मैं जिनीवा जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो फैमिली एक लिस्ट दे देती है, शॉपिंग लिस्ट, कि ये ले आना, ये ले आना। तो मोदी जी के पास भी एक शॉपिंग लिस्ट है फ्रांस की। तो उसमें से खाली 2 आइटम जो ख़रीद रहे हैं ना, वो 26 रफ़ाइल जहाज़ हैं और 3 सबमरीन हैं। वो टोटल कॉस्ट है $9.75 बिलियन। यानी पाकिस्तान के नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं ना, उतने की तो मोदी जी खाली 2 आइटम खरीदने फ्रांस गए हैं। ये है फ़र्क पाकिस्तान और भारत का। अगर आपको मैं मज़ीद डिटेल में समझाऊं तो हमारे जो 24 करोड़ 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं ना, जो वो बेहोश हो जाएंगे। वैसे बेहोश होने के लिए भी थोड़ा आदमी को अंदर गैरत शर्म होनी चाहिए। हमारी पाकिस्तानी फारिग हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, बेगैरती की इंतहा पे पहुँचे हुए हैं। 1990 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $278 मिलियन की थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $278 मिलियन की थी और भारत में $237 मिलियन की, पाकिस्तान से कम। और बांग्लादेश में $3 मिलियन की थी खाली। 2020 में, सिर्फ 30 साल बाद, पाकिस्तान में 278 मिलियन से 2057 मिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी 2 बिलियन तकरीबन। भारत में 237 थी, अब 64,072 मिलियन, 64 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान में $2 बिलियन, भारत में 64 बिलियन डॉलर। 90 में भारत की पाकिस्तान से कम थी, अब 32 गुना ज़्यादा। बांग्लादेश में $3 मिलियन थी, अब 2 बिलियन 564। ये अगर पाकिस्तानी कौम ज़रा गैरत से हिसाब किताब करने बैठे ना, तो इनको समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी फ़ौज इनको कहाँ लेके पहुँच गई है। कहाँ पाकिस्तान आज खड़ा है, कहाँ भारत आज खड़ा है, कहाँ बांग्लादेश आज खड़ा है। वो बांग्लादेश जो भूखे नंगे कहलाते थे पाकिस्तान में, जो बोझ थे पाकिस्तान पे, वो बांग्लादेश का हाल देख लें और पाकिस्तान का हाल देख लें। अजीज़ दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोन आती है, ये तो पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होती है, तो भारत के पास जो इतने 500-600 बिलियन डॉलर के जो रिज़र्व हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भारत तो कहीं से लोन नहीं ले रहा, भीख नहीं ले रहा, तो उनके रिज़र्व कैसे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब इनकम है ना, भारत की एक्सपोर्ट की इनकम, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व आता है, उधर से रेमिटेंस आते हैं भारतीयों के, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान का सिर्फ लोन से क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान का बाहर से कोई इनकम नहीं आ रही?
ये भी सोचने का मुकाम है। और जो आती है वो कहाँ जाती है? फिर बहुत कुछ आता है, कहाँ जाता है? अब ये एक पीटीआई की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने ये असेंबली में सवाल उठाया है। ऐसे पाकिस्तान के इस वक्त जो गूनागू हालात हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, ज़राअत हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ जवाहरात निकलते। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब। वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीज़ों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोगों से हमारा सवाल है सर। उनसे सवाल ये है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे, बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने ये, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि 2 अरब डॉलर मिले। तो सर सवाल ये है कि वो 2 अरब डॉलर अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इसी हवाले से दूसरा सवाल है, सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहाँ क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है, क्योंकि जहाज़ों की फ़ोटोज़ भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है? और अगर उसके बस पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किस? तो ऐसे सवालात बहुत हैं, लेकिन सवाल कौन करे? तो खैर, शहबाज शरीफ की सरकार इस वक्त खुशियां मना रही है कर्जा बढ़ने की। हालांकि एक अकल वाला इंसान हो ना तो वो बैठ के परेशान होगा कि यार मेरे कर्जे में इजाफा हुआ, मेरा कर्जा बढ़ गया, मैंने कर्जा लेके अपना वो बढ़ाया है खर्च, ये क्योंकि सऊदी अरब का कर्जा आया, इमारात का कर्जा आया, IMF का कर्जा आया, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाए, और ये नज़र ही नहीं आएगा ये कर्जों की वापसी में फ़ौरन निकल भी जाएगा। तो इस पे खुशियां मना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हम 14 बिलियन रुपए का एंडोमेंट फंड फॉर एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। तो मुझे कहानी याद आ गई। आप में से जिन लोगों ने नया नया फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, जब 2007 में फेसबुक आया था, तो वहाँ पे एक गेम होती थी फार्मविल। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक आदमी मर रहा था, तो उसके सारे बच्चे चारों तरफ बैठे थे और वकील बैठा था। तो वो वसीयतें कर रहा था कि बेटा मेरा वो जो 3 बंगले हैं ना वो तुमको, और तुम मेरे बेटे तुमको मैं अपने वो 5 फार्म है ना वो तुमको दे रहा हूँ, और वो मेरा भैंसों का जो तबेला है बेटी वो तुम्हारे लिए, इस तरह। तो वो वकील कहता है सर ये सब कहाँ हैं? उसने कहा फार्म बिल पे हैं। तो ये शहबाज शरीफ 14 बिलियन का इंडाउमेंट फंड जो लगा रहे हैं, तो पैसे तो जो आए हैं वो भी आर्मी ने खूब लूटमार करनी है, हरामीपन करना है। तो अजीज़ दोस्तों, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अचानक अभी ड्यूरिंग द सीरीज़ रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो वर्ल्ड कप सर पे है तो हंगामा मच गया। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने उसको बुलाया और उसको कन्विंस किया कि तुम रिटायरमेंट वापस लो। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि वो जो पिक्चर रिलीज़ हुई है प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद जी के घर पे, उसमें उनके पीछे एक पंखा रखा हुआ है। आप शहबाज शरीफ के, जरदारी के, फजलुर रहमान के, इमरान खान के घरों में जाए ना ज़रा, आपको कोई पंखा वंखा नज़र आ जाए तो फुल्ली एयर कंडीशनर, और आम से हमारे मिडिल क्लास के घरों में जो पर्दे लगे होते हैं, जिस किस्म का टेबल पे देख लें आम सा कपड़ा बिछा हुआ है, ये तरक्की के राज होते हैं। ये देखें, ये नवाज शरीफ है और उसके बराबर में बादशाहों का बादशाह किंग सलमान है। अब नवाज शरीफ का एटीट्यूड देखें, जैसे साला भीख देने आया है।
भीख मांगने जाते हैं लेकिन एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। और वो किंग सलमान को देखें तो ये पाकिस्तानी कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि इनका मांगे तांगे की हिस्ट्री है। वो अपनी ओरिजिन से भागते हैं ना, इनकी औकात 2% की नहीं रही, क्योंकि जो अपने घर का नहीं होता ना वो कहीं का नहीं होता। फिर अजीज दोस्तों, वापस जरा IMF की तरफ आऊंगा। IMF ने स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। IMF ने कहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ाओ, तो इलेक्ट्रिसिटी का भाव शहबाज शरीफ सरकार ने कहा है कि हम फ़ौरन बढ़ा रहे हैं। भाई बाप आप फिक्र ही नहीं करें। इलेक्ट्रिसिटी का भाव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हैं हमारे भाई साहब इसहाक डार। और जो सर्कुलर डेट है ना इलेक्ट्रिसिटी में वो 2,340,000,000,000 रुपए का है। ये टोटल डॉलर्स में $8 बिलियन का सर्कुलर डेट है खाली इलेक्ट्रिसिटी में। नुकसान, खसारा जिसको कहते हैं। शायद दुनिया का ओनली कंट्री है पाकिस्तान जहां इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नुकसान में जा रही है, वो भी $8 बिलियन। तो अब उसको पूरा कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा के, आम आदमी को लूट के। अजीज दोस्तों, IMF ने कहा है कि भाई साहब अगर तुम लोगों ने सर्कुलर डेट को कंट्रोल नहीं किया ना तो याद रखना, ये वार्निंग है आपको कि अभी एग्रीमेंट शुरू हुआ है, बाकी किस्तें भी आनी और आगे भी आपको एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ये ना हो कि हमसे गिला ना करना। अजीज दोस्तों, मैं थोड़ा आऊँगा, 2-3 और टॉपिक्स हैं मेरे पास, जिसमें पहले तो मैं हमारे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के हवाले से। आपको पता है आजकल एक सीमा हैदर नामी पाकिस्तानी औरत जो कि 4 बच्चों की माँ है, वो भाग के भारत आई है। PUBG गेम खेलते हुए उसको प्यार हो गया था, फिर वो नेपाल गई थी। और मैंने इस पे, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि इस पे बोलें। मैं इस पे बोलना चाहता भी नहीं था और अभी भी मैं कोई ज़्यादा इस पे, क्योंकि देखें ये जो स्टोरियां चल रही हैं ना, कोई कह रहा है ISI एजेंट है, कोई कह रहा है रो एजेंट थी, भारत में रह रही थी, कोई बता रहा है कि अगर एक सिंध की बैकवर्ड क्लास की एक औरत है तो वो 4 बच्चे लेके नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। और कोई कहता है इसका लहजा जो है, एक्सेंट, वो सिंधी नहीं है। कोई कहता है इसको हिंदी के लफ्ज़ कैसे आ गए, कोई कहता है इंग्लिश के लफ्ज़ कैसे आ गए। अब ये तो इंक्वायरी करना, भारत में आई है तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। और मैं समझता हूँ कि भारत की एजेंसियाँ बहुत कैपेबल हैं। पाकिस्तान और चाइना जैसे 2 शैतान मुल्कों की आतंकवाद एक्टिविटीज़ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ लेट सिक्योरिटी फोर्सेस डिसाइड, और उनको पता है कि क्या करना है। और अगर दूसरी बात यह है कि फॉर ए मोमेंट हम समझ लें कि ये किसी की एजेंट नहीं और ये कहानी सच्ची है कि इसको प्यार हो गया था ये वो, तो फिर ये भारत का कानून डिसाइड करेगा। ऐसे तो नहीं होता ना कि भाई आपको प्यार हो गया और आप पहुंच गई इल्लीगली। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका रिएक्शन पाकिस्तान में बड़ा गंदा आ रहा है। इसमें पाकिस्तान में सिंध में मदरसों के डाकू जो हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर टेररिस्ट मदरसों में पैदा होते हैं, वो बंदूकें दिखा के वार्निंगें दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे ही भाई तुम लोग कहाँ छोड़ रहे हो। तो ये हमारे मियाँ मिट्ठू है ना, जिन्होंने हज़ारों लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को चाहिए कि वो सीमा को बच्चों समेत वापस ले आएं। अगर नहीं हुआ ऐसा
और हालात फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर मैं यहाँ के लोगों को रोक नहीं सकूँगा। तो भाई साहब, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का इसमें क्या कसूर है? तुम्हारी एक मुसलमान लड़की भागी है, वो जाके वहाँ पे हिंदू धर्म इख्तियार कर रही है, तो उसमें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का क्या कसूर है? मतलब आने बहाने से तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को ही टारगेट करना है, और वैसे ही तुम लोगों ने कौन सा छोड़ा हुआ है? ये देखें, आपको मैं पिछले 1 महीने के वाक़यात बताऊं। सत्संग भजन प्रोग्राम हैदराबाद में हिंदू सिंधी कर रहे थे, उस पर हमला करके कई बच्चों को, औरतों को ज़ख्मी कर दिया। ये माइनर गर्ल हिंदू सुहाना अगवा कर लिया गया, रेप हुआ, फोर्स कन्वर्जन हुआ, निकाह हो गया, शादी हो गई। इसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे 14 साल की लड़की है कि मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने दें। जज ने साफ मना कर दिया। माइनर लड़की निशा, रेप और इसके बाद मर्डर, टंडो मोहम्मद खान इसके घर के सामने बॉडी फेंक के चले गए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मौलवी अब्दुल वहाब, इसने, ये तो लड़का मुसलमान है, अब्दुल समद लड़का 11 साल का, इसका बार बार रेप किया, बच्चा मर गया। और इस तरह की बेशुमार हैं। ये हिंदू माइनर लड़का भावू, रेप किया, मर्डर किया, गगमोरी मीरपुर खास सिंध। ये हिंदू शादीशुदा राधिका अगवा करके ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया और जावेद अहमद कादरी के घर पे ढर की सिंध। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन लाहौर की यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई थी, इस्लाम कबूल ना करने पे कत्ल करके इसके ऊपर एसिड फेंक दिया। ऐसी बेशुमार स्टोरीज हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ जाने से पहले ज़रा मैं 2 चीज़ें और आपके सामने रखूँगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ट्वीट की है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इन मुश्किल वक्त में हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और हमें खुशी है कि IMF ने पाकिस्तान की लोन अप्रूव कर दी। हम पाकिस्तान को ये बताना चाह रहे हैं कि IMF के साथ कंटिन्यू करो काम करना, मतलब अमेरिका की गुलामी करो। और ये एक बार फिर साबित हो गया ना 2 चीज़ें। एक तो ये कि IMF इज़ अमेरिका, वरना एक बैंक ने लोन दी है तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वो भी अमेरिका सुपर पावर के फॉरेन मिनिस्टर को बयान देने की क्या ज़रूरत पेश आई। और दूसरी बात ये कि अमेरिका पाकिस्तान को टूटने, डूबने, फंसने नहीं देता, घसीट घसीट के रखता है, लेकिन इसको ज़िंदा रखना अमेरिका के मफाद में है। कब तक, ये हम भी देखेंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान टूट जाएगा। बलोचिस्तान और KPK में जंग भरपूर तरीके से जारी है। बलोचिस्तान में ज़ोब का इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो फ्रंटियर कोर है आर्मी की, उसके ऊपर बलोचिस्तान मुजाहिदीन ने हमला कर दिया और 9 फौजियों को कुत्ते की मौत मार दिया। और 9 फौजी तो DG ISPR कबूल कर रहे हैं, जबकि पूरी छावनी इनकी जो थी वो, उसमें तबाही मची है ज़बरदस्त। रॉकेट मारे गए, फायरिंगें हुई, अंदर तक घुस के मारा इन्होंने। तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान KPK में ज़बरदस्त जंग चल रही है। थोड़ा पॉलिटिक्स में जाने से पहले आपके सामने 2 हिस्टोरिकल चीज़ें रखूँगा कि ईद थी जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद पहली ईद आई, तो जिन्ना ने कहा कि मैं लोगों से मस्जिद में भाषण करना चाह रहा हूँ। तो जनरल अकबर से कहा कि, और ये बात जनरल अकबर अपनी किताब में लिख रहे हैं, अपनी बायोग्राफी में लिख रहे हैं,
जनरल अकबर से कहा कि लाउड स्पीकर ले आओ, क्योंकि उस ज़माने में 47 में लाउड स्पीकर वगैरह बहुत कम होते थे, स्पेशली लाए जाते थे। तो लाउड स्पीकर आया, जैसे ही जीना माइक के पास पहुँचे तो सारे मौलवी पहुँच गए जीना के पास, वो माइक छीन लिया और बोला कि ये शैतानी चीज़ है, लाउड स्पीकर और माइक, ये मस्जिद में हम अलाउ नहीं करेंगे। और ये शैतानी चीज़ आज पूरे भारत पाकिस्तान में सबका चैन हराम किया हुआ है। अजीज़ दोस्तों, एक और हिस्टोरिकल चीज़ है कि ये जो डॉक्टर इश्तियाक हैं, जो अपने बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं, आजकल भारत में काफ़ी लोग इनको सुनते हैं। मुझे भी कई रिक्वेस्टें आई हैं कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं इंटरव्यू के लिए। मैं अवॉइड ही करता हूं इंटरव्यू, तो फिर भी देखूंगा। इन्होंने दो बातें की हैं। इन्होंने कहा है कि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे से पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सारी कैंपेन आज के भारत के इलाकों में चलाई और वहाँ से पैसे लिए, वहाँ से लोगों से प्रोटेस्ट कराए, सब कुछ किया। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि मुसलमान भारत से पाकिस्तान आए, जबकि ये चाहते थे कि पाकिस्तान से सारे हिंदू और सिख चले जाएं। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि पाकिस्तान को गांधी और नेहरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि गांधी और नेहरू थे जिन्होंने मुसलमानों को माइग्रेट करने से रोक लिया। और यह है कि अगर आज की तारीख में 20 करोड़ मुसलमान में से 10 करोड़ भी पाकिस्तान चले जाते तो भारत में कंपैरेटिवली बहुत मसले कम होते और पाकिस्तान का तो जो हाल होना था फिर, तो यह है कि क्योंकि फिर पाकिस्तान में पंजाबियों से ज़्यादा मुहाजिर हो जाते। तो ये गांधी और नेहरू का एहसान है, ये भारतीयों को समझने की बात है। थोड़ा मैं पॉलिटिक्स की तरफ आऊँगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात और पीपल्स पार्टी में काफ़ी झगड़े बढ़ गए हैं। ये पीडीएम की जो हांडी है ना, वो बीच चौराहे में फूटनी है, इसलिए कि अब इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में पीडीएम, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से सिंध में सीटें मांगेगी। पीपल्स पार्टी केपीके और पंजाब में सीटें मांगेगा। तो ये है कि आपस में अब इनकी सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो ये भी एक वोट डिवाइड। तो पीपल्स पार्टी के लोग जरदारी से शिकायत करते हैं कि पंजाब में हमारी नहीं चलने दी जा रही और पंजाब में गवर्नमेंट हमारे खिलाफ सारे एक्शन लेती है। दूसरी तरफ केपीके के लिए आसिफ जरदारी ने डायरेक्टली नवाज शरीफ से दुबई में और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात करके ये कहा है कि गवर्नर केपीके डायरेक्ट फजलुर रहमान के ऑर्डर पे चलता है और वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही। गवर्नर खुद सब चीज़ें कर रहा है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, फंड्स एलोकेशन, और हमारे लोगों को वहाँ पे बहुत मसले हो रहे हैं क्योंकि फजलुर रहमान चाहता है कि वो टोटल मैनिपुलेशन करके केपीके के इलेक्शन पे कब्ज़ा कर ले और वहाँ से सारी सीटें ले जाए। मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि अगले इलेक्शन में इनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो इनको कोई ख़ास सीटें नहीं मिलेंगी। तो फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से कहा है कि इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी की सेटिंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है आसिम मुनीर के साथ कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएं और इलेक्शन टाइम पे हों। अब नेशनल असेंबली का फाइनल सेशन, लास्ट सेशन समन कर दिया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। वो 5 साल पूरे हो रहे हैं 14 अगस्त को, तो ये आखिरी सेशन होगा। इसके बाद असेंबली की 5 साल के पीरियड कंप्लीट हो जाता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी स्पेशल पावर्स होती हैं कि आप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, तो
इस वक्त कोई ख़ास इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो कोर्ट्स विल नॉट अलाउ एक्सटेंशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली तो 14 अगस्त फारिग हो रही है, केयर टेकर सेटअप आएगा, बार बार शहबाज शरीफ भी कह चुका है और जरदारी भी कह चुका है। तो मैं समझता हूँ कि शरीफ बरदरान और जरदारी ख़ानदान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। पसे पर्दा जनरल आसिम मुनीर से किसकी क्या डील चल रही है ये हमें नहीं पता। अजीज़ दोस्तों, एंड पे एक छोटी सी खबर आपके साथ पिछले हफ्ते के हवाले से कि मैंने एक राणा हमीर सिंह सिंध में एक हिंदू राजा हैं जिनकी अपनी जागीरें हैं, ये वो उनके बारे में डिटेल में बताया था। तो एक कैलाश कुमार साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं खुद राणा हमीर सिंह की टेरिटरी में रहता हूँ, थरपारकर सिंध, इनकी कोई कुत्ता भी नहीं सुनता, खुद सारा दिन नशा करके पड़ा होता है, अभी ये कास्टिज़म में बिलीव करता है, खुद को राजा की फैमिली से समझता है और चलती एक नहीं है इनकी। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने ये रखा है कि ये ओपन इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट में कहा है, वरना उनको अगर अपना नाम ना देने का और वो मसला होता तो कमेंट में अपने नाम के साथ इस तरह ना करते, प्राइवेट में मैसेज भेज सकते थे। तो अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान नामा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।